नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज के पार्ट 3 की। अगर इससे पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन दोनों पार्ट में मैंने जो है वेरियस टाइप के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, और इस वीडियो में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो होते हैं वेरियस, उनसे जो है क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है एक मेन सब्जेक्ट होता है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम लेते हैं तो जनरली जो फ्लूइड होता है उससे हमारे माइंड में रिकॉल ये आता है, फ्लूइड यानी हम ज़्यादातर लिक्विड के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है उसमें हम लिक्विड के साथ साथ जो गैस होते हैं वेरियस टाइप के, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, इनके मूवमेंट के बारे में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, लिक्विड एज वेल एज गैस का हम जो है स्टडी करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है ये जो है ब्रांच है साइंस का, जो कि डील करता है स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। जो फ्लूइड स्टैटिक होता है, इसमें हम जो फ्लूइड होते हैं जैसे गैस हो गया या लिक्विड हो गया, वो जब स्टैटिक पोजीशन में होते हैं यानी जब वो स्थिर होते हैं तो उन पे क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह के वेरियस जो है हम स्टडी करते हैं। और जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, इनमें जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, चाहे वो लिक्विड हो गैस हो, जब ये मोशन में होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में जो हम स्टडी करते हैं, मोशन के कंडीशन में जो हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और इसमें हम जो फोर्स होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो होता है इसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। फोर्स हो गया चाहे प्रेशर हो गया, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जबकि जो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, इसमें हम फोर्स को, प्रेशर को जो है कंसीडर करते हैं। इसमें हम फ्लूइड जो होते हैं जैसे लिक्विड या गैस हो गए, वो जब मोशन में होते हैं, साथ साथ उनमें जो वेरियस टाइप्स के लोड लगे होते हैं, फोर्स लगे होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके फंक्शनिंग पे, उनके प्रॉपर्टी पे। तो इस सब चीज़ों का हम जो है अध्ययन करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। जैसे कि रीजन में कोई स्पेस या बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो उनमें जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, यानी मास इंडिपेंडेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये दोनों जो है, और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। वहीं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मास पे डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो वॉल्यूम हो गया, ये जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड करता है। जनरली जो कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम मास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। जैसे कि इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर कोई सिस्टम है उसका मास m है, वॉल्यूम v है, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, v/m। यहाँ पे जो आपको स्मॉल v दिख रहा है वो जो है आपका है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो मास इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये जो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है किसी सबस्टेंस के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया वो स्पेस होता है, जिसको हम मीटर क्यूब जैसे यूनिट वाइज या mm³ या सेंटीमीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं। वहीं जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है किसी सबस्टेंस का, वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी एक यूनिट, जैसा कि हम लोग जानते हैं मास को हम केजी में मेजर करते हैं, तो ये केजी मास में जितना वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा किसी सबस्टेंस का। तो इसीलिए आपका वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, लेकिन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो 1 kg मास का ही हम कंसीडर करते हैं। अगर कोई 20 kg का पार्ट है या सिस्टम है, या 10 kg का कोई पार्ट है, उसमें आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि हम इसको 1 kg में कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये मास इंडिपेंडेंट होता है, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसकी जो यूनिट होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की वो होती है
मीटर क्यूब पर केजी। तो ये जो है डिफरेंस होता है वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेटल कास्टिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मेटल फॉर्मिंग के वेरियस प्रोसेस होते हैं उनमें से मेटल कास्टिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके सहायता से हम मटेरियल को जो है एक फॉर्म में देते हैं, एक रूप बनाते हैं। मेटल कास्टिंग जो है एक बहुत ही ओल्डेस्ट मटेरियल शेपिंग प्रोसेस है। मेटल कास्टिंग में क्या होता है, जिस भी मेटल की कास्टिंग करनी होती है उसको हम मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में करके, और जो मोल्ड होता है जिसमें कैविटी हमारी बनी होती है उसमें जो हम पोर करते हैं, यानी उसमें उसको बहाते हैं। और जब वो ठंडा होता है तो जिस भी शेप की हमारी कैविटी होती है उसका शेप वो ले लेता है, और इसको हम जो है कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसके बाद से हम मोल्ड को तोड़ के उसके बाद से जो उसमें बर या फिर जो उसमें शार्प एजेस होते हैं उनको हम जो है फिनिश कर लेते हैं, और इस तरह से जो हमको सॉलिडिफाई ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस की सहायता से हम जटिल से जटिल मेटल को भी हम कास्टिंग में ढाल सकते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी आपकी, और उसकी रिजिडिटी भी अच्छी होगी, जो कि किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जनरली जो हमारा मोल्ड होता है जिसमें कैविटी हम बनाते हैं और उसमें हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं होल की सहायता से, वो जो मोल्ड होता है वो जनरली हम सैंड का बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा सैंड होता है ये हाई रेजिस्टेंस होता है हीट का, तो ये हाई टेम्परेचर को आराम से वियर कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेटल कास्टिंग हो रही है, ये आपका मोल्ड है जिसमें आपकी कैविटी बनाई गई है, और उसमें एक होल की सहायता से, जिसे पोरिंग होल कहते हैं, उसकी सहायता से हमारा इसमें पिघला कर मेटल को यहाँ पे डाला जा रहा है, और इसको बाद में हम क्या करते हैं, इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं मोल्ड से, और उसमें हम फिनिशिंग ऑपरेशन करके इसको हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कास्टिंग के एडवांटेज और लिमिटेशन की। तो अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो मोल्टेन हमारा मेटल होता है ये स्मॉल सेक्शन की सहायता से भी हम इसको जो है पोर करा सकते हैं, इसको हम जो है कैविटी में बहा सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वेरियस टाइप के जटिल जो है कास्टिंग होते हैं उनको कर सकते हैं, जो कि अदर जो है प्रोसेस होते हैं उनसे हम नहीं कर पाते हैं। किसी भी नॉन फेरस या फेरस मटेरियल की कास्टिंग हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो कास्टिंग होता है इसमें हम जो मटेरियल होता है, जो मोल्टेन मेटल होता है हमारा, वो उसको हम वहीं प्लेस करते हैं जहाँ हमारी कैविटी बनी होती है, जहाँ हमको ज़रूरत होती है। इससे जो हमारा जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इससे हम जो हमारा एक्चुअल वेट होता है उसको अचीव कर पाते हैं। तो बहुत सारे इसमें जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो बच जाते हैं, और जो नेसेसरी टूल और इक्विपमेंट होते हैं जो कि कास्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसको हम आसानी से जो है बना सकते हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट्स हैं मेटल और एलॉयज के जिनको हम केवल कास्टिंग की सहायता से ही प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जिसकी हमको कास्टिंग करनी है उसकी साइज या उसका वेट, उससे हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम कास्टिंग छोटे से छोटे पार्ट की भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े पार्ट की भी कर सकते हैं। अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो इसके भी कुछ लिमिटेशन है। कास्टिंग में जो डायमेंशन एक्यूरेसी होती है और जो सरफेस फिनिश होता है ये लिमिटेड होते हैं। ये इतनी हमको एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश नहीं मिलती है, इससे हमको रिवर्क करना पड़ता है, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है फिनिशिंग का। जबकि आज के समय में कुछ ऐसे न्यू कास्टिंग प्रोसेस आ गए हैं जिनसे अब इन चीज़ों को भी कम कर सकते हैं, यानी हम डायमेंशन एक्यूरेसी भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सरफेस फिनिश भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, वैक्यूम सील्ड मोल्डिंग प्रोसेस, सेल मोल्डिंग प्रोसेस। ये जो है वेरियस टाइप्स के कास्टिंग प्रोसेस हैं। और जो मेटल कास्टिंग प्रोसेस होता है ये जो है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है, यानी में हाईली स्किल्ड जो लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें शार्प माइंड हो, जिनको अच्छे तरीके से कास्टिंग प्रोसेस आते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेटल या एलॉय जो होते हैं उनको हम डिफॉर्म करते हैं सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट में। और किसकी सहायता से करते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं उनको हम दो रोलर्स होते हैं, दो या दो से मल्टीपल रोलर भी होते हैं, उनके बीच में हम मेटल को प्रेस करते हैं, जिससे हमारी थिकनेस जो है कम हो जाती है, और हमको जो डिजायर्ड थिकनेस होती है, डिजायर प्रॉपर्टी होती है, वो मिल जाती है। और जो रोलिंग प्रोसेस होता है इससे जो मटेरियल होता है ये हाईली कंप्रेसिव फोर्स से जो है सब्जेक्टेड होता है, यानी इसको हम एक तरह से दो रोलर के बीच में दबाते हैं, जिससे हमारा जो है जो मेटल होता है वो जो है एक आपको शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लेट के रूप में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिनिश्ड भी हो सकता है या सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है।
जैसा कि मैंने बताया, जो रोलिंग प्रोसेस में जो बल्क मटेरियल होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और उसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है रोलिंग प्रोसेस का। यहाँ पे आपका जो है लेंदी जो बल्की मेटल है ये जो है पास किया जा रहा है दो रोलर के बीच में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ग्रेन जो है रिफाइन हो जा रहे हैं। जो रैंडम ग्रेन्स है वो एक जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे आ जा रहा है और इसकी थिकनेस कम हो जा रही है, जबकि इसका जो है लेंथ बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से आज जो है आपका रोलिंग प्रोसेस काम करता है। अपकमिंग में इस पे मैं जो है एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ कि रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये आपको अगले वीक तक देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद से मैं रोलिंग मिल्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये तो हमने समझ लिया बेसिक रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपको बताना क्या होता है। पास्कल्स लॉ हमको ये बताता है किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में, चाहे वो कंटेनर हो सकता है, चाहे वो आपका पिस्टन सिलेंडर हो सकता है, उसमें जो फ्लूइड होता है आपका, चाहे वो लिक्विड हो सकता है चाहे वो गैस होता है, उसमें जो हमारा फोर्स लगता है वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका कंटेनर है, ये आपका जो है पिस्टन है। तो ये पिस्टन जब इस पे फोर्स लगा रहा है इस कंटेनर पे, तो वो फोर्स जो है उस फ्लूइड पे यानी लिक्विड पे सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेम, उसकी इंटेंसिटी सेम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर पास्कल लॉ के एप्लीकेशन की हम बात करें तो हाइड्रोलिक जो क्रेन होते हैं, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होते हैं, हाइड्रोलिक जो जैक होते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं, ये जो है सारे पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट आर दी 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझेंगे कि जो हमारे चारों थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि आप सारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को डिराइव करिए। आपसे बेसिक पूछा यही जाता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, उससे क्या मतलब है हमारा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो सिस्टम हैं, अगर वो तीसरे सिस्टम से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो थर्मोडायनेमिक के 0th लॉ पे काम करता है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जिसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि है लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इससे हमें पता चलता है कि जो एनर्जी होती है इसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि टरबाइन में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है आपका फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसे हम लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वह यही सिग्निफाई करता है कि हीट एनर्जी है ये कभी जो है लोअर से हायर की तरफ फ्लो नहीं कर सकती है। यानी अगर दो सिस्टम है, एक का जो है आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का कम है, तो हमेशा क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ हमारी जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र करती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी लोअर से हायर एनर्जी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के। तो ये जो हमारा सेकेंड लॉ बताता है। दो हमारा थर्ड लॉ है जिससे हम लॉ ऑफ जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जो थर्ड लॉ है ये बताता है हमको कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की वो क्या होती है, उसकी वैल्यू जो है नेग्लेजिबल होती है, वो मिनिमम पे होती है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या होता है, जिससे हम 0 केल्विन बोलते हैं, या इसको अगर डिग्री सेल्सियस में करें तो -273 जो डिग्री सेल्सियस होता है, इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो इस टेम्परेचर पे जो सिस्टम होता है उसकी जो एंट्रोपी होती है वो मिनिमम होती है। तो ये जो है सिग्निफाई करता है हमारा थर्ड लॉ। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है इससे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है।
जो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा जो टेम्परेचर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में। एडियाबैटिक में आपका जो सिस्टम होता है इससे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये जनरली पूछा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है इससे हमें ये पता चलता है कि उसमें कितना मैटर है। मास को जो हम मेजर करते हैं वो हम जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में मेजर करते हैं। वहीं जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो ये डिफाइन करता है कि उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी कितने जो है स्ट्रांगली पुल कर रही है, खींच रही है। और ये जो है एक फोर्स होता है तो इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। जो वेट होता है वो क्या होता है, W बराबर mg या F बराबर आप mg कह सकते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है आपका मास और वेट में। जहाँ पे वेट की बात आती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 उससे हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं मास में, तो हमारा वेट निकल जाता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर मान लीजिए आप चंद्रमा पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका वेट क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो आपका वीक हो जाता है, वहाँ पे जाते जाते वो इतनी स्ट्रांगली आपको वो पुल नहीं करता है, खींच नहीं पाता है, तो इसलिए आपका वेट वहाँ पे कम होता है। वहीं जब आप अर्थ पे होते हैं यानी पृथ्वी पे होते हैं तो वहाँ पे स्ट्रांग होता है जो हमारा ग्रेविटी फोर्स होता है। तो आपका जितना वेट है अर्थ पे, अगर आप मून पे जाएंगे तो उसके 1/4 आपका वेट हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ हमारी तब आती है जब मटेरियल क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते जाते हैं तो एक समय तो रहता है कि जब वो अपने इलास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है, लेकिन एक लिमिट ऐसा आता है जब वो जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है जिसके बाद वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो है यील्ड पॉइंट है। यहाँ के बाद जो है मटेरियल क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक वो जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही यील्ड पॉइंट पे पहुँचेगा तो जैसे ही यील्ड पॉइंट के बाद अगर फोर्स आप थोड़ा सा भी लगाएंगे तो वो क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर उसके बाद आप जो है उस पर फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि मटेरियल जो है तब बहुत ज़्यादा खिंचाव में आ जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद मटेरियल जो है फ्रैक्चर कर जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जहाँ तक मटेरियल जो है मैक्सिमम लोड वियर कर लेता है विदाउट फ्रैक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये आपको याद रखना है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे ये जो है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यहाँ के बाद आप लोड बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि अगर आप यील्ड पॉइंट के बाद जो है आप फोर्स बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद जो है लोड बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं ये जो है प्लास्टिकली यहाँ पे डिफॉर्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है फ्रैक्चर हो गया है हमारा स्पेसिमेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ए कैड एंड हाउ इट इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऐसी डिजाइन जिसको हम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, सॉफ्टवेयर की सहायता से करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है कैड आ जाता है, सॉलिड वर्क आ जाता है, कैटिया आ जाता है, क्रियो आ जाता है, एनएक्स आ जाता है। ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, जिनकी सहायता से हम वेरियस टाइप्स के डिजाइन करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल की डिजाइन हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, जिनकी हम डिजाइन करते हैं कैड की सहायता से। तो इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं डिजाइन को क्रिएट करने में, उसमें मॉडिफिकेशन करने में, उसका एनालिसिस करने में, उससे कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें हम जो है इसका यूज करते हैं मैकेनिकल डिजाइन में। इसका यूज हम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इनके 2D और 3D जो है व्यू जो होते हैं उनको बनाने में हम करते हैं। कैड का यूज हम सिमुलेशन में भी करते हैं, एनालिसिस में भी, और प्रोटोटाइप बनाने में भी हम कैड का यूज करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन बहुत ही फेमस है, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग वो भी एक जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जिसमें हम क्या कहते हैं,
प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक जो है 3D प्रिंटिंग करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट हमारा 3D फॉर्म में जो है प्रिंट हो जाता है। तो ये जो है यूज होते हैं कैड के हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। तो इसके नाम से ही क्लियर है, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पेसिमेन या जो हमारा सैंपल होता है वो टेस्टिंग के दौरान क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। जनरली जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है ये हम केमिकल कंपोजिशन या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको पता करने के लिए करते हैं। और जो डीटी होता है इसको हम जनरली जो है डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई गाड़ी का नया मॉडल आता है तो उसकी हम जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट होता है वो कितना डैमेज होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें बैठे जो पैसेंजर रहेंगे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो जनरली जो इनिशियल फेज होते हैं, डिजाइनिंग फेज होते हैं, उनमें जो हम डीटी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आपका हो गया बेंडिंग टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, कोरोजन टेस्टिंग, ये जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनडीटी की, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसके दौरान जो हमारा स्पेसिमेन यानी हमारा जो सैंपल होता है वो डैमेज नहीं होता है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। और जो एनडीटी होता है ये मटेरियल में जो डिफेक्ट होते हैं उनको फाइंड करने के लिए जनरली किया जाता है। एनडीटी से हम क्या कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट है या जो इक्विपमेंट है उनका किस किस प्रकार से क्षय हो सकता है, कैसे उनमें डिटोरिएशन आ सकता है, उसको हम पहले ही पता कर लेते हैं एनडीटी की सहायता से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो विजुअल इंस्पेक्शन होता है, माइक्रोस्कोपी इंस्पेक्शन होता है, रेडियोग्राफी टेस्ट होता है, जो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ईडी करंट टेक्नोलॉजी, वाइब्रेशन एनालिसिस, ये सारे जो है एनडीटी के आपके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक मटेरियल में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होते हैं इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। वहीं जो एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होती है, सभी डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। और इस तरह के जो डिमेरिट आते हैं मटेरियल में, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी सभी जगह सेम नहीं होती है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से हो सकती है। रोलिंग में जैसे हो गया, फोर्जिंग में हो गया, इन सब में जो है इस तरह के जो है डिफेक्ट आ जाते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं होती है प्रॉपर्टीज हर जो है डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड इंजन। मशीन और इंजन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है। इंजन जो होता है ये क्या करता है, जो हमारी हीट एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। वहीं जो मशीन होता है ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, एक्सेप्ट हीट एनर्जी। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है मशीन और इंजन में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज विस्कोसिटी। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। फ्लूइड अगेन हम बात कर रहे हैं लिक्विड एज वेल एज गैस की, जिसकी सहायता से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस मिलता है। किसको, फ्लूइड को मिलता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो मेटल होते हैं उसमें वेरियस टाइप्स के लेयर से मिलके एक मोटा लेयर हमारा बनता है, मेटल बनता है। वैसे जो फ्लूइड होते हैं उनमें भी वेरियस टाइप्स के लेयर होता है। सिंगल फ्लूइड में भी कई लेयर हो सकते हैं। तो उन लेयर के बीच में जो फोर्स काम करता है, जो उनके मूवमेंट का अपोज करता है, उस फ्लूइड के लेयर के मूवमेंट का अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल सेकेंड भी आप कह सकते हैं। सीजीएस यूनिट होता है आपका पॉइज, एक पॉइज में आपके 0.1 पास्कल सेकेंड होते हैं। एमकेएस यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फटीग एंड फ्रैक्चर। किसी मटेरियल या मेटल में जो फटीग आता है वो धीरे धीरे आता है, और वो क्यों आता है, अगर हम रिपीटेड लोड लगाते हैं ओवर टाइम या स्ट्रेस उस पर हम अप्लाई करते हैं रिपीटेड, तो उसमें क्या आता है, फटीग आ जाता है। और फ्रैक्चर वहीं क्या होता है, अगर हम लोड लगाते हैं और वो सडनली जो है ब्रेक हो जाता है मटेरियल, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर करते हैं। यानी वो लोड लगाने के बाद वो फटीग उसमें नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा जो है ब्रिटल मटेरियल के केस में होता है। लेकिन फटीग का कंडीशन जो होता है आपके डक्टाइल मटेरियल में होता है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है आपका फटीग और फ्रैक्चर में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ब्रोचिंग ऑपरेशन।
बहुत लोगों को ये वर्ड नया लग रहा होगा सुनने में। ब्रोचिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम एक ब्रोचिंग टूल होता है जिसपे आपके टीथ बने होते हैं और उसकी सहायता से जो मटेरियल होता है वर्क पीस में उसको हम रिमूव करते हैं। और ब्रोचिंग टूल जो होता है ये मटेरियल को एक पास में ही कट कर देता है। आगे हम इसको फोटो की सहायता से समझेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग की, तो दो तरह की ब्रोचिंग आपकी होती है। एक तो आपका हो गया लीनियर ब्रोचिंग। इसमें जो ब्रोचिंग टूल होता है, जो वर्क पीस होता है, उसके अगेंस्ट जो है लीनियर जो है सरफेस पे जो है वो क्या करता है, रन करता है और वर्क पीस से मटेरियल को क्या है, कट करता है। वहीं जो रोटेटरी ब्रोचिंग होती है उसमें जो ब्रोचिंग टूल होता है वो जो वर्क पीस होता है उसके जो अगेंस्ट रोटेट करता है, जिसकी सहायता से वर्क पीस से हमारा मटेरियल जो है कटता है। जो रोटेटरी ब्रोच होता है ये जो है यूज होता है लेथ या स्क्रू मशीन पे, जिससे हम क्या करते हैं, रोटेटरी ब्रोचिंग करते हैं। इस इमेज की सहायता से हम समझते हैं लीनियर ब्रोचिंग और रोटेटरी ब्रोचिंग को। ये आप देख सकते हैं, ये जो है लीनियर ब्रोच टूल है जिस पे आपके टीथ बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है जो कि ऑपरेशन हुआ पड़ा है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ब्रोच है इसमें इसको हम पास कराते हैं और यहाँ पे जो टीथ होते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। नीचे आपके टीथ जो है छोटे होंगे और इनका जो डाया होगा वो कम होगा, और ऐसे ये जैसे आप ऊपर आते जाएंगे ये इनका ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। और जो आपके जो ऊपर सबसे जो टीथ होंगे वो फाइनल टीथ होंगे जो कि हमारे इस वर्क पीस में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसकी सहायता से वर्क पीस में जो मटेरियल है वो कटा हुआ है। तो वर्क पीस के बीच से जो है इस टूल को पास कराएंगे और एक पास में ये जो है इसमें टीथ बना देगा, मटेरियल को कट करके निकाल देगा। ये तो हो गया आपका लीनियर ब्रोचिंग। रोटेटरी ब्रोचिंग में क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो उनका भी ऑर्डर वही होता है कि वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी नीचे आपके जो है छोटे होंगे, यानी नीचे आपका डाया कम होगा, टीथ जो है छोटे होंगे, ऊपर आपके बड़े होंगे। लेकिन इसमें क्या होंगे, ये सर्कुलर, लेकिन इसमें टीथ जो होंगे वो सर्कुलर में होंगे, ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं, जैसा कि इस ऑब्जेक्ट में, इस जो है वर्क पीस में आपका हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है लीनियर ब्रोचिंग मशीन है। ये आपका जो है ये येलो कलर का जो टूल लगा हुआ ब्रोच टूल, और यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे वर्क पीस रखा हुआ है। और ये जो हाइड्रोलिक से काम करता है, यानी हाइड्रोलिक ऑयल से ये काम करता है। ये धीरे धीरे ये ब्रोच टूल नीचे आता जाएगा। नीचे जहाँ पे ये मशीन लगाते हैं उनमें नीचे जो है गैप होता है, गड्ढा होता है, उससे ब्रोच जो है नीचे जाता है और ऊपर की तरफ भी जाता है। तो नीचे जैसे पूरा ब्रोच जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो वर्क पीस होगा उसमें मटेरियल को कट करेगा। कट करने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर हम वर्क पीस को हटा देंगे। तो इस तरह से लीनियर ब्रोचिंग काम करता है। वहीं जो रोटेटरी ब्रोचिंग होता है वो लेथ पे यूज होता है। और जो रोटेटरी ब्रोचिंग होता है इसमें जो हमारा ब्रोच होता है ये रोटेटरी जो मूवमेंट करता है और वर्क पीस में जो है वो रोटेटरी मोशन करते हुए जो है कट करता है, जिससे इंटरनल थ्रेडिंग हमारी बनती है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि ब्रोच ऑपरेशन क्या होता है और ये कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।